पर सरोज हॉस्पिटल ने मुझे उस शाम इतना परेशान किया कि मेरा दिल रोता है। This was Uttam Chand Meena's happy family before 2018. They were eagerly planning a pleasure trip when his wife Gargi Meena experienced a slight stomach pain. To ensure she could travel comfortably, the family took her to the hospital as a precaution. Tragically, they never imagined that Gargi would not return alive from that dreadful hospital visit. मॉर्निंग में 29 मार्च की ये बातें हैं। मॉर्निंग में उनको पेन था हल्का फुल्का पेट के अंदर, और सफ़र की वजह से मैंने उनको बोला था कि आप दवाई लेके आ जाइए। तो मेरी लड़की बड़ी जो है गीतांजलि मीना, वो अपनी मम्मी को लेके गई थी, और उसके बाद इन्होंने मुझे लगभग 2:45-3 बजे के आसपास फ़ोन किया कि पापा ऐसे ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं सर्जरी की तैयारी हो गई है, अब मेन कंसेंट के लिए इनके हस्बैंड को आना पड़ेगा। मैंने अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर मैडम KL जीना मैडम से बात की, जो हमारे CMO थी डिपार्टमेंट की। उन्होंने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, मेंसेस के अंदर इस तरह का कोई प्लानिंग नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और उन्होंने मुझे बिल्कुल क्लियर कट बोला था कि भी मेंसेस के अंदर इस तरह की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, आप इसको बोल दीजिए कि दवाई लिख के हमारे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दें। और ये सेम बात जब कंसेंट के लिए मुझे दोबारा बुलाया और मैंने ये बात बोली, डॉक्टर निशा जैन हु वाज द HOD गायने एट सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो उन्होंने चीख के बोला कि तुम्हें समझ में नहीं आता, ये पेशेंट मर रही है, इसको कितनी ब्लीडिंग हो रही है, आपको समझ में नहीं आता, ये मर जाएगी, ले जाओ, आपको ले जाना है। तो अब गायने की हेड अगर इस तरह से बोलेगी तो मेरी क्या मिसाल कि मैं अपने पेशेंट को वहाँ से निकाल के ले आऊँ। ऐसे भी कुछ पेन नहीं, वो तो नॉर्मल हर किसी को होता ही है। तो दवाई तो जो हमको लेने जानी थी वो सिर्फ इसलिए थी कि रास्ते में अगर दर्द बढ़ा या कुछ भी हुआ, उसके लिए एक प्रिकॉशन हमने लिया था कि बस एक दवाई मिल जाएगी तो आसानी हो जाएगी मम्मी को घूमने के लिए, क्योंकि हमको घूमने जाना था। शी सेड के शी इज़ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा, जैसा मैं कह रही थी इनको फाइब्रॉइड है, जबकि फाइब्रॉइड काफ़ी छोटा था, ओनली 3.3 mm का ही था वो। और बट स्टिल उन्होंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है एंड शी इज़ ब्लीडिंग टू डेथ, और इसके लिए उनको इमीडिएट ऑपरेट करना पड़ेगा। उन्होंने यही ऑप्शन दिया एक्चुअली। Uttam Chand Meena, Gargi's husband, reveals shocking details about their ordeal. He was informed by the doctors that surgery was necessary and was allegedly told that Gargi would die if the procedure was not performed. Meena claims that multiple consents for the surgery were hastily taken from the family, leading to the operation that ultimately claimed Gargi's life. और वहीं पर मैंने मैडम से बात की तो वो उसने कहा मैं ठीक तो हो जाऊंगी। तो मैंने उनसे बोला कि पहले भी 3 बच्चों की सर्जरी हुई है, विश्वास रखो सब अच्छा होगा। और इस मैंने एश्योरेंस के साथ उसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया। और आप देखिए कि जब मैं उससे मिला था, शी वॉज लाइक दिस, एक हंसता खेलता एक चेहरा आप देखेंगे। आपको कहाँ से नज़र आता है कि ये पेन में तड़प रही है या इसको इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि ये कुछ ही घंटों में मर जाएगी। तो ऑपरेशन के बाद शी वाज इन पेन, इतने पेन में थी ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और डॉक्टर जैसे ही आई हमने बोला इनको पेशाब नहीं आ रहा है, काइंडली कुछ दवाई वगैरह दे दीजिए, क्योंकि एज ए लेमैन मैं तो यही बोलूँगा, मुझे क्या पता कैथेटर क्या होता है। वो तो आज पता है कि कैथेटर होता है, उस दिन नहीं पता था मुझे। तब डॉक्टर से मैंने बोला कि मैम इनको पेशाब नहीं आ रहा और पेट में इतना दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहती है अभी अभी तो ऑपरेशन हुआ है, दर्द तो होना ही है। और फिर अचानक से चादर हटा के कि देखो कैथेटर लगा रखा है मैंने, इसीलिए मैंने अरेंजमेंट कर रखा है मैंने कि पेशाब थैली के अंदर जाए। जब थैली लगा रखी है तो पेशाब जाएगा ना उसके अंदर। अभी इनको सेंसेशन नहीं है, इनको फील नहीं हो रहा। सुबह 7 बजे 7:30 बजे हमें बोल दिया जाता है कि इनका जो शुगर है वो 358 हो गया है, जो कि अनकंट्रोलेबल है, और उनको सीधा लेबर रूम से ICU में शिफ्ट करा जाएगा। 11 बजे के आसपास मुझे फिर बुलाया जाता है और मुझसे फिर हाई रिस्क कंसेंट ली जाती है। ये हाई रिस्क इस बात का था इस बार दोबारा से उन्होंने बताया कि भाई इनको जो ब्लड शुगर है इतना हाई है कि इनकी नसें कमज़ोर हो गई हैं और पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इलाज अगर कराना चाहते हैं तो आप ये हाई रिस्क कंसेंट देनी पड़ेगी, और मैं मजबूर था। Meena recounts that before entering the operation theatre, he took pictures of his wife, where she appeared happy and jovial, laughing as she removed her accessories and jewelry. She showed no signs of pain or distress. However, after the surgery, Gargi was reportedly crying in unbearable pain. How did a simple hospital visit turn into such a traumatic experience? Why was Gargi Meena operated on, only to be shifted to the ICU and then placed on a ventilator later?
What happened during this critical period in the hospital? Meena alleges that this was a case of gross medical negligence that ultimately claimed his wife's life. मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई की धरोहर होती है, खेती होती है, मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट से मिलना। पर सरोज हॉस्पिटल ने मुझे उस शाम इतना परेशान किया कि मेरा दिल रोता है। मुझे शाम को 7:30-8 के दरमियान प्रियंका गुप्ता ने बुला के बोला कि आपका पैकेज ख़त्म हो गया है, जबकि मेरा डिपार्टमेंट ने हमें कैशलेस फैसिलिटी दे रखी है कि पेशेंट एडमिट से डिस्चार्ज तक का जो खर्चा होगा वो मेरा डिपार्टमेंट करेगा। बट शाम को उन्होंने इतना बड़ा फर्रा पकड़ा दिया मुझे A4 प्लेन शीट के ऊपर दवाइयों का कि आप इसे लेके आएंगे तो हम इनका इलाज कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। 2:45 बजे इनको बुलाया गया था कि आप अपने घर पे बात कर लीजिए और इनको वेंटिलेटर पे लाना है। तो अब मैं तो घर पे था, पर मैं घर पे था, नज़दीक था, मैंने यही बोला कि मैं आता हूँ, आपको देता हूँ। अब आने के बीच में ही उन्होंने इतना प्रेशर बना दिया कि आपको पेशेंट की परवाह नहीं है, आपका पेशेंट मर जाएगा, और न जाने कितनी बातें मुझे सुना दी, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तब मैंने तुरंत इनको बोला कि 3:12 पे इन्होंने दोनों गीतांजलि और मेरी सिस्टर इन लॉ ने दोनों ने कंसेंट दे दिया। और उसके बाद 3:20-25 के आसपास मैं खुद पहुंच गया। पहुंचने के बाद मैंने देखा पेशेंट रिकवरी वाली स्टेज में नहीं था और मेरे मन को विश्वास हो गया कि इन्होंने मार दिया उसे। 31 मार्च 2018 सुबह 4:12 पे इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि गार्गी मीना डेथ कर गई है। The family's lawyer states that after Gargi Meena's death, the hospital staff were uncooperative and did not provide the complete set of documents requested by the family related to Gargi's treatment. Gargi's family continues to struggle, tirelessly seeking justice for her, moving from pillar to post in their relentless pursuit. The Rohini court had instructed and called for the accused doctors as well as the IO to initiate the charges. So charges are yet to be framed. Simultaneously, the complainant as well as the aggrieved husband also filed separate case in the private complaint under 419 of IPC for impersonation against the doctor, as she does not possess the valid degree to be called as a doctor at the first hand. Alongside, Delhi High Court is also seized of the multiple matters. Recently, the matter pending before the Honorable High Court is against the Nursing Council, wherein the nurses were found, around 56% nurses were unregistered and practicing in the hospital. The facts of this case are clear. This is the inspection report of the Delhi Nursing Council from last year. The report reveals that out of the 245 nurses working at Saroj Super Speciality Hospital, only 113 were registered with the Delhi Nursing Council. Section 17 of the Delhi Nursing Council Act explicitly states that individuals not registered with the council cannot practice or be employed as nurses in Delhi hospitals. The big question remains, how did the Directorate General of Health Services, DGHS, allow so many unregistered nurses to practice at Saroj Hospital? Bit of hilarious response of the Delhi Nursing Council. At one hand, they categorically stated that this hospital needs to be shut down with immediate effect. For the last 2 years, they have written numerous communications to the Director General of Health Services, Delhi government. Simultaneously, knowing all the facts that they are the fake certificates being issued by fake certificates under the name of the Delhi Nursing Council were being produced. Even the nurses are not registered, with 56% in the hospital, which is a grave threat. Still, the Nursing Council is of the opinion that we are issuing the warning, be cautious on that. It is shocking when I saw the letter and read it. Saroj Hospital asks the Registrar of Delhi Nursing Council, highlighting a grave threat, stating that other private hospitals always induct unregistered nurses and jeopardize the life of the patients. So why should action be taken upon Saroj Hospital only? In 2021, the Delhi Nursing Council wrote to the DGHS regarding Saroj Hospital, requesting the withdrawal of the hospital's registration or the imposition of penalties on the hospital as per the rules of the Delhi Nursing Home Cell. The letter highlighted that the hospital was appointing unqualified nurses who were not registered with the DNC and were working with fake registration certificates, posing a significant danger to patients' lives.
Clearly, the DGHS has not taken action against the hospital. While the Saroj Hospital and the DGHS were unavailable for a comment, the probe reached out to Savita Vasisht, the registrar of the Delhi Nursing Council, who told us that the DNC had sent a letter to the DGHS saying the hospital had to be shut down. But it seems the DNC did not get a reply from the DGHS on this. गवर्नमेंट से मेरी ये मांग है कि जिस तरह से एक सरकारी एम्प्लॉय का एनुअल अप्रेजल का एक डोजियर बनता है, उसी तरह से हर डॉक्टर का एक स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंदर डोजियर बना रहे कि जहाँ जहाँ वो गलती करता है वो सारा रिकॉर्ड उस डोजियर में हो और वो पब्लिकली पब्लिश्ड होना चाहिए पब्लिक के लिए। दूसरा, डॉक्टर का जो क्या कहते हैं मेडिकल लाइसेंस होता है वो डॉक्टर के पास होता है। डीएमसी उसको डिस्प्ले करती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, बट उसके अंदर फ़ोटो नहीं होता। वो सर्टिफिकेट अगर मैं भी अपने पीछे टाँग लूँगा तो मैं वही डॉक्टर बन जाऊँगा जिस नाम का मैंने सर्टिफिकेट वहाँ से प्रिंट करके निकाल लूँगा। तो मेरा मानना है कि डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ फ़ोटो भी डिस्प्ले होना चाहिए पब्लिक डोमेन के अंदर। The Delhi Medical Council's order in this case clearly states that Dr. Nisha Jain failed to exercise a reasonable degree of skill, care and knowledge expected of a prudent doctor in managing this case. The order also points out that Dr. Vivek Gupta, the anesthetist, failed to exercise due diligence in record keeping, and Dr. Greesh Manwani, the physician, was not diligent in the management of the patient. The matter is now with the National Medical Commission. However, the fact remains that in cases of medical negligence, it is always the victim's family that must struggle tirelessly for justice. Those in positions of power who are supposed to facilitate justice often do very little, and the actual perpetrators are rarely held accountable for their negligence.